25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस के पीछे क्या कहानी है कि ये कब आया इस दुनिया में और कब लोगों ने इसे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया? देखिए, इसके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो देवदूत गैब्रियल थे। तो मतलब जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो किस पर्पस से हुआ था? उन्हें मतलब कहा गया था ना, भगवान का एक स्वरूप के रूप में माना गया, तो उनका पर्पस क्या था इस दुनिया में आने का? देखिए, जो क्रिसमस का फेस्टिवल है, यीशु मसीह का जन्मदिन है, वो उदारता, सद्भावना, प्रेम, संयोग, आदर। तो एक चीज और, जैसे जब भी क्रिसमस मनाते हैं तो एक ट्री आता है हर किसी के घर में, उस ट्री का क्या महत्व होता है? वो ट्री का ये महत्व है कि मैम शांति का प्रतीक है। जैसे क्रिसमस पे या फिर एक लाइन हमेशा फेमस होती है, फॉरगिव द एनिमीज, तो इस लाइन का क्रिसमस के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए, किसी भी धर्म को उठा लीजिए, ठीक है, ऑल्दो ठीक है हम लोग क्रिसमस की बात करें, लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा। तो एक चीज़ और दीपक सर, एक मुझे बताइए, जो सेंटा क्लॉज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों आया और उसका क्या पर्पस था कि सेंटा क्लॉज आना चाहिए, हर किसी को गिफ्ट मिलना चाहिए? उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य या कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। देखिए, इसके पीछे ना दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे क्रिसमस पर। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा दीपक सर को कि ऐसे पॉडकास्ट लेके आते हैं कि हर एक फेस्टिवल को स्टोरी के साथ ऐड ऑन करना, क्योंकि सर का जो काम है वो रियल एस्टेट का है और रियल एस्टेट का स्टोरी के साथ और त्योहारों के साथ क्या कनेक्शन है वो आपको हमारे चैनल पे हमेशा देखने के लिए मिलता है। क्योंकि आप बाकी की जो वीडियोस नहीं देखी हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं, जहां पे हमने दिवाली को कनेक्ट किया है, जहां हमने नवरात्रि को कनेक्ट किया, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल जहां रियल एस्टेट से कैसे कनेक्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर एक फेस्टिवल की क्या स्टोरी होती है, क्यों मनाया जाता है, बड़े प्यार से और आसान लैंग्वेज में आपको बताते हैं। तो जैसे दीपक सर को आप पसंद करते हो तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। हर एक वीडियो आने से पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा जिससे आप हमारे आने वाले एपिसोड को एंजॉय कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं सर का स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन से दीपक मदान सर। तो वेट नहीं कराते, राधे राधे सर। राधे राधे मैम, कैसे हैं आप सर? मैं बहुत बढ़िया मैडम, आप बताएं आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हो सर, आपके बहुत सारे एपिसोड्स बड़े अच्छे जा रहे हैं और ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है। बस एक छोटी सी शिकायत रहती है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोल दी कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कोई बात नहीं मैम, टाइम लगता है। वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अच्छी करने लगते हैं तो इट विल टेक टाइम, कई चीज़ों को समय लगता है, लेकिन ठीक है, इट इज़ वेरी डिलाइटेड मोमेंट फॉर मी दैट पीपल आर लविंग इट। राइट। ठीक है, और दूसरा डिलाइटेड मोमेंट मेरे लिए ये है कि आई एम द सिंगल वन हु हैज ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड फेस्टिवल सेलिब्रेशन। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा ऑडियंस का एक सवाल भी रहता है, मेरा भी, कि रियल एस्टेट और त्योहार और साथ में स्टोरी टेलिंग, जो ये कॉम्बिनेशन जो आप बनाते हैं वो क्या है, और एक यूनिकनेस जो लेके आता है वो थोड़ा डिफरेंट ही दिखाता है कि सर का चैनल कुछ अलग ही लेके आ रहा है। तो थोड़ा सा उसमें आप बताएं। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन दिया, ये मेरा नाम दीपक मदान है और मेरी फर्म का नाम है द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन। और मैंने इस फर्म को शुरुआत की थी, इस फर्म की मैंने जून 2024 में। ओके। तो आज लगभग मेरे को 1.5 साल हो चुका है। तो मैं अपने स्टोरी कॉन्सेप्ट को और फेस्टिवल कॉन्सेप्ट को आगे ले जाऊं, तो उससे पहले सभी को बताना चाहूँगा कि मैं इस साल में लगभग 7 बार अवॉर्डी रह चुका हूँ मैं। ओह वाओ, और कांग्रेचुलेशन। उसमें जो अवार्ड मिलने का रीज़न था वो बेस्ट कंसल्टेंसी और बेस्ट स्टोरी टेलिंग और बेस्ट द वे ऑफ हाउ वी आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, हाउ वी आर स्प्रेडिंग लव अमंग्स द रेजिडेंट्स। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या जो लोग हमारे चाहने वाले हैं, जो भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं हम उनको फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस को बता पाएँ। तो ये अपने आप में एक बड़ा वॉव मोमेंट रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इस साल को नहीं भूल पाऊंगा। और जैसा कि अभी नया साल आने वाला है, तो एक चैलेंज और एक टारगेट ये भी रहेगा कि अगले साल की जो अचीवमेंट हो वो इस साल से भी बेहतर हो और आप सभी लोग साथ रहेंगे। तो और मुझे यकीन है कि आप रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग ही हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं स्टोरी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी मेरे को इनकरेज किया है, उसको पसंद भी किया है। और आगे भी आप इस तरीके की स्टोरीज और फेस्टिवल सेलिब्रेशन चाहते हैं तो ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। क्या बात है सर। और देखिए, सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे क्या है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि रियल एस्टेट जो है ना, इट इज नॉट ऑल अबाउट दैट बाय सेल एंड रेंट, इट इज बियॉन्ड इट।
and what beyond. So it is love, care, emotions, connections. और ये तभी होता है कि जब मकान जो होता है ना, मकान ना रहकर घर बनता है, ठीक है ना। आइडियली जब लोग घर लेने जाते हैं, देखने जाते हैं, या डेवलपर भी जो घर ऑफर करते हैं, ठीक है, वो एक मकान है। लेकिन जब उसमें एंड यूजर जाता है, ठीक है, गृह प्रवेश करता है, वहाँ पे रहना शुरू करता है, वहाँ की अम्यूनिटीज को यूज करता है, अपनी एक स्टोरी बनाता है, ठीक है, तो एक्चुअल में वो घर बनता है, ठीक है ना। घर कहते हैं घर के लोगों से बनता है। राइट। और आइडियली आपने देखा भी होगा, कुछ टाइम पहले एक सीरियल आया करता था, कहानी घर घर की। हर कहानी घर की एक कहानी होती है, ठीक है ना। एवरी होम मेक अ स्टोरी एंड एवरी स्टोरी मेक्स अ होम। हर घर की अपनी एक कहानी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट ठीक है, एक इनकरेज करता है, और मुझे लगता है कि यस, हर व्यक्ति अपने घर की कहानी क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि फ्यूचर में उसे दोहराया जा सके। क्योंकि कहानी पहले कहानी होती है, बाद में वो सक्सेस स्टोरी बन जाती है। बिल्कुल। तभी लोग आपसे कहते हैं कि जैसे जिस वक्त जिस समय आप किसी मुकाम पे होंगी, तो आप नहीं, लोग आपको बोलेंगे टेल मी मैम योर सक्सेस स्टोरी। तो स्टोरी के साथ सक्सेस लग जाता है, और कहानी वो होती है जिसको दोहराया जा सके, जिसे बताया जा सके, बिल्कुल। ठीक है ना। तो आज सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोग क्रिसमस के ऊपर चर्चा जो करने है वाले हैं। चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो साल का है, लगभग अब देखिए 5 से 6 दिन ही रह गए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल वी आर गोइंग टू क्लोज 2025, और एक नए साल में हम लोग एंटर करने वाले हैं। और एक बात और है जो आपको बताना चाहूँगा, इन 7 अवार्डों में, ऑल्दो एक अलग पॉडकास्ट भी है मेरा इसके ऊपर आने वाला है, ठीक है। बट एक अवार्ड जो है, जो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहूँगा, जो मेरे को स्पेशल इमोशन कैटेगरी के ऊपर मिला है मेरे को। और वो जो अवार्ड है, वो बेसिकली मेरे को मिला है विनीता मलिक जी से। वाओ! आपने एक सीरियल देखा होगा, ये रिश्ता क्या ये कहलाता रिश्ता है, क्या उसमें कहलाता अक्षरा है। की दादी का रोल इन्होंने प्ले किया है। जी, जी, जी। तो ये भी अपने आप में एक बेस्ट मोमेंट है कि जब आप किसी कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं, ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट को पसंद करने वाला कोई सीनियर है, ठीक है, किसी का एक्सपीरियंस है, किसी की एज है, किसी की मैच्योरिटी है, और किसी ने अपनी जिंदगी के ज्यादातर साल इमोशनल सीरियल्स किए हों, ठीक है, बहुत अच्छी एक्टर है वो। तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था और अवार्ड दिया था मेरे को, तो वो मेरे लिए बहुत बेस्ट मोमेंट था। ऑल्दो मेरे लिए सातों अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट वो मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बेस्ट मोमेंट क्योंकि एक था। कहानी थी, यस, सक्सेस वो, स्टोरी। हाँ, बिल्कुल सबसे बड़ी बिल्कुल बात, बिल्कुल। अगर जैसे आज का जो एपिसोड हम करने वाले हैं वो क्रिसमस पे करने वाले हैं। क्रिसमस को अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो बड़े दिन से काउंट किया जाता है, बिल्कुल या उसे बिल्कुल। कहा जाता है कि आज बड़ा दिन है हमारे एंड ऑफ द ईयर का। तो ये मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं आप उसे, अगर मैं मानूं, आप उसे कैसे एक स्टोरी में बताएंगे हमारे ऑडियंस को? देखिए, क्रिसमस की, यस, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हिंदू धर्म में इसकी शुरुआत जो होती है ना, वो बड़े दिनों की शुरुआत से माना जाता जी। है, ठीक है। और क्रिसमस को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसको यीशु मसीह के जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और क्रिसमस एक वो फेस्टिवल है, देखिए, जिसमें आपके घर पे बैठा व्यक्ति ही आपका क्रिसमस हो सकता है, ठीक है। इसमें हम आगे बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि क्रिसमस, ऑल्दो यहाँ पे हम लोग बात करें यीशु मसीह के जन्मदिन की, लेकिन अगर मैं क्रिसमस की बात करूं, तो क्रिसमस इस दुनिया में जितने घर है ना, हर घर के अंदर एक जो है सेंटा क्लॉज है, ठीक बिल्कुल। है, और वो हर बच्चे का एक पिता है, ठीक है। यही एक रीजन है कि क्रिसमस को जो है ना, पूरे विश्व भर में ना हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बिल्कुल ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको बड़े भी, छोटे भी, और मतलब हर व्यक्ति जो है ना, इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं। और बच्चों में ये बड़ा एक क्रेज रहता है, सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज। आप स्कूलों में देखो, सेंटा क्लॉज को प्रॉपर ड्रेस पहना के जो है, वो स्कूलों में जो है बच्चों को मनोरंजन के लिए वहाँ पे जो है, बच्चों के मनोरंजन के लिए वहाँ पे उनको प्रस्तुत किया जाता है। कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं हाँ बच्चों हाँ को, हाँ, थोड़ा तो उसे देख के बच्चे बड़ा खुश होते हैं, इनकरेज होते हैं। और मतलब ये एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें बच्चों को लगता है यस, क्योंकि बच्चों को ना माता पिता के जरिए भी ये बताया जाता है कि यस, देयर इज सेंटा क्लॉज, एक सेंटा होते हैं, वो जो आपकी नींद हर में विश आते पूरी हैं, कर दे। ठीक जी। है, वो नींद में आपको गिफ्ट देते हैं, ठीक है। और इवन कई पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, ज्यादातर सभी पेरेंट्स रात को नींद में अपने बच्चों के तकिए के नीचे कुछ गिफ्ट रखते हैं, एंड जब वो बच्चा उठता है तो उसको ये बोला जाता है कि सेंटा क्लॉज ने रखा है। तो इस त्योहार के लिए तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हर घर में एक यीशु मसीह है,
हर घर में एक सेंटा क्लॉज है और हर घर में एक देवता स्वरूप एक व्यक्ति है जो अपने बच्चों के लिए जो है ना सेंटा क्लॉज है। क्या बात है। और इसका अपने आप में बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है। इवन मैं कहूँ बच्चे ही नहीं, बड़े भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि जिसे सेंटा क्लॉज का जो है ड्रेस अटायर दिया जाता है वो खुद भी एक बड़ा व्यक्ति होता है। तो इन द इंटायर डे वो खुद भी ये फीलिंग लेता है कि यस कि मैं ही सेंटा क्लॉज हूँ। ठीक है ना? तो बहुत ही मतलब अगर आप पूरे शहर में देखो, आप डेकोरेशन देखोगे ना तो ऑसम लेवल की है। आप किसी भी शहर को उठा के देख लो, आप गुड़गांव में देख लो, साइबर सिटी देख लेना आप। आपको साइबर हर सिटी साल में जिस उल्लास के तरीके साथ की मनाया जाता है। डेकोरेशन, मैं सोसाइटीज की बात नहीं कर रहा, मैं हम्म। इवन ऑन रोड भी बात कर रहा हूँ। जब आप साइबर सिटी में आप एंटर इवन होते हैं तो गाड़ी से घूमोगे, आप देखोगे जो आसपास जो ग्रीनरी है वहाँ पे सारी डेकोरेशन है, लाइटिंग है, सेंटा क्लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है? और इस तरीके से जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है, हर्षोल्लास होता है। कोई भी मॉल ऐसा नहीं होता जिस मॉल में सेंटा क्रिसमस क्लॉज ना की बनाया यस, यस। जाए। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि क्रिसमस जो है इट इज़ अ डे जहाँ पे ये आगाज़ है कि यस अब एक नए साल में भी हम लोग एंटर करने वाले एंटर हैं, करने ठीक वाले है हैं। ना? बड़े दिन के साथ-साथ ये वो दिन होते हैं जिन दिनों में लगभग सर्दी भी एक पीक लेवल पे शुरू हो जाती है, बड़े दिन भी शुरू हो जाते हैं, प्लस 5 से 6 दिन के गैप पे आपका नया साल शुरू हो जाता है। लोग बड़े कमिटेड होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से जो है क्रिसमस का कहीं न कहीं हर व्यक्ति के अंदर एक क्रेज़ है कि हाउ वी हैव टू बी सेलिब्रेटेड और हर व्यक्ति इसको बहुत अच्छे अपने-अपने स्टाइल में इसको बहुत अच्छे तरीके बहुत से अच्छे तरीके मनाते से हैं। मना। बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज़ और जैसे अगर हमने बात की है कि जो हम देखते आ रहे हैं वही होता चला आ रहा है। 25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस के पीछे क्या कहानी है कि ये कब आया इस दुनिया में और कब ये लोगों ने इसे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया? देखिए, इसके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो देवदूत गैब्रियल थे, वो पहली बार मरियम नाम की स्त्री के सामने प्रकट हुए थे, हुँ, 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 हुँ। ठीक है? और उन्होंने मरियम को ये बात बोली थी कि एक यीशु के जन्म के लिए ना तुम्हारा चयन किया गया है। और स्वर्गदूत ने ना मरियम को ये बात बोली थी कि आप डरो मत, हुँ, इस पुत्र को आप जन्म दो। क्यों? क्योंकि ये पुत्र नहीं होगा, ये ईश्वर का रूप होगा। ये ईश्वर ही होगा, ईश्वर का रूप भी नहीं होगा, ये ईश्वर होगा। और जो जन्म था ना, वो 25 दिसंबर को हुआ था। ओके। यस। तो मतलब जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, वो किस पर्पज़ से हुआ था? उन्हें मतलब कहा गया था ना भगवान का एक स्वरूप हुँ, के हुँ। रूप में माना गया। तो कि उनका पर्पज़ क्या था इस दुनिया में आने का? देखिए, जो क्रिसमस का फेस्टिवल है, यीशु मसीह का जन्मदिन है, वो उदारता, सद्भावना, प्रेम, संयोग, आदर, सम्मान, इन सब चीज़ों के लिए जो है ना, उनका यहाँ पे जन्म हुआ था। और देखिए, किसी भी ईश्वर का जन्म, हुँ, आप हुँ। एक चीज़ समझिए, हमेशा उद्धार करने के लिए होता है। ठीक है ना? हमेशा उद्धार उद्धार करने करने के के लिए, लिए राइट, होता राइट। है। अब इस फेस्टिवल में उद्धार की कहाँ पे बात आती है? अब आप एक देखिए, एक ऐसा फेस्टिवल जो बच्चों के लिए मसीहा, हुँ। बड़ों के लिए मसीहा, ठीक है ना? आप मेरे को कोई एक फेस्टिवल बताइए जिसमें चलिए ठीक है, बच्चे क्रेज़ी तो चलो ठीक है, वो दिवाली पे भी होती है, दशहरे पे भी होते हैं। बट एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें बच्चों को कोई अगर चॉकलेट भी दे रहा है, तो दे आर फीलिंग मच मोर हैप्पी। चॉकलेट भी मिल रही है, दे आर हैप्पी। दे आर लुकिंग द कलर राइट रेड, ठीक है, एज़ अ सेंटा क्लॉज़। हुँ, हुँ, और हुँ। जो ग्रीन है वो उसमें क्रिसमस ट्री में देख रहे हैं, जी। ठीक है। बच्चों के अंदर ये क्रेज़ होता है कि उस ट्री को हमने तैयार करना है, उस ट्री में वो अलग-अलग तरीके के गिफ्ट लगाते हैं, उसको तैयार करते हैं, अपने घर में रखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये जो त्योहार है ना, ये बेसिकली हर छोटा-बड़ा उसको इस तरीके से मनाते हैं कि हर एक्टिविटी के अंदर ना, कहीं न कहीं ईश्वर का रूप नज़र आता है। बिल्कुल। तो एक चीज़ और जैसे जब भी क्रिसमस मनाते हैं तो एक ट्री आता है हर किसी के घर में, उस ट्री का क्या महत्व होता है? वो ट्री का ये महत्व है कि सर वो मैम शांति का प्रतीक है, वो सद्बुद्धि का प्रतीक है, ठीक है? वो प्रोस्पेरिटी का प्रतीक है और वो उदारता का प्रतीक है, ठीक है? अब आप ये पूछेंगे कि उसके ऊपर जो स्टार गिफ्ट लग लगाए जाते हैं या स्टार गिफ्ट है लगाए सबसे जाते हैं, और यस। हर एक ट्री में आपने देखा हाँ। होगा कि स्टार सबसे ऊपर लगाया हुँ, जाता है। हुँ, तो हुँ। स्टार का क्या कनेक्शन रहता है? स्टार इज़ बेसिकली स्टैंड फॉर द लाइट, हुँ। ताकि आपके घर में लाइट आए। एंड द गिफ्ट्स जो गिफ्ट लगे हुए होते हैं ना, वो ये कि आपका घर संपन्न रहे। एक चीज़ और दीपक सर एक मुझे बताइए जो सांता क्लॉज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों आया? और उसका क्या पर्पस था कि सांता क्लॉज आना चाहिए, हर किसी को गिफ्ट मिलना चाहिए? उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य या कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है।
देखिए इसके पीछे ना दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, नहीं, ईश्वर को किसी ने भी नहीं देखा। बिल्कुल चलिए नहीं। इसको मैं दूसरे तरीके से और पूछता हूँ, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? हाँ, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। हम सभी मानते हैं, ठीक है, जितने भी हमारी ऑडियंस है सभी मानते हैं। लेकिन ईश्वर ना एक दूसरी बात बोलते हैं। हुँ, ईश्वर ये बोलते हैं कि आपने मुझे नहीं मानना, मेरी बात को मानना है। अब जिस ईश्वर को हम ये बोल रहे हैं कि ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन ईश्वर जो बात बोल रहे हैं उस बात को नहीं मानते। हुँ, ईश्वर बोलते हैं द्वेष, भाव, लोभ, क्रोध, मां, इन चीजों से दूर रहो, दूर रहो, बिल्कुल। लेकिन हम नहीं मानते। तो ईश्वर ये कहता है कि मेरे को नहीं मानना, मेरी बातों को मानना है। सेम इज हैपनिंग विद द चाइल्ड के माँ बाप को मानना अच्छी बात है, लेकिन उनके कहे को मानना है। इस हुँ, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे बात क्या है कि यीशु मसीह को देखो किसी ने देखा नहीं है, हुँ, ठीक है, क्या उनकी महिमा है, क्या है, कैसे है। और देखिए आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, या जो आज की मॉडर्नाइजेशन आप लगा लो, कि बच्चे कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति से कहीं ना कहीं इन सब चीजों से दूर है। सो दीज फेस्टिवल्स आर द वे वेयर वी आर कनेक्टिंग टू द पीपल फ्रॉम द फेस्टिवल, राइट। ठीक है ना। तो जो सेंटा क्लॉज है, सेंटा क्लॉज बेसिकली जब उसको वो ड्रेस पहनाई जाती है, ठीक है, और जब वो बच्चों के बीच में आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, आपको वहां पे भी, आपको कहीं ना कहीं मार्केट में भी सेंटा क्लॉज जो है घूमते हुए दिखाई देते हैं। दिस इज द मैसेज कि गॉड इज लाइक दिस, भगवान इनकी तरह होते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही होते हैं, सबसे प्यार करने वाले, सबसे स्नेह करने वाले, सबको गले लगाने वाले, ठीक है, सबके परिचित, किसी से अपरिचित नहीं, सबके प्रति एक भाव रखने वाले, ठीक है। तो वहां से जो है ना वो एक मैसेज कन्वे होता है कि जो यीशु मसीह थे ना वो भी ऐसे ही थे, वो भगवान ऐसे ही थे। तभी तो आप एक चीज और बताइए ना, मैं आपसे अब एक चीज पूछता हूँ, जी। भगवान को आप देख लो या माता पिता को देख लो, माता पिता इज इक्वल टू क्रिसमस सेंटा क्लॉज। राइट। हमारी एक हर बच ज़िंदगी की हर यस इच्छा यस पूरी यस करते हैं। यस यस माता पिता इज इक्वल टू क्रिसमस के सेंटा क्लॉज। और इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि ये जो पेरेंट्स है, ठीक है, इवन फादर इज द रियल हीरो ऑफ क्रिसमस, इज द रियल सेंटा क्लॉज ऑफ क्रिसमस। राइट। जो अपने बच्चों की, जब बच्चे को ये नहीं पता कि हाउ मच सेक्रीफाइस आर डूइंग बाय योर पेरेंट्स फॉर योर ग्रोथ, हुँ, लेकिन वो एक पिक्चर जो है ना, एक मतलब प्रिंट करना अपने बच्चे के दिमाग में शुरू करते हैं कि देयर इज अ सेंटा क्लॉज, देयर इज अ सेंटा क्लॉज। वो इस दिन आते हैं, ठीक है, इस हुँ, दिन आपको गिफ्ट देते हैं फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर प्रॉस्पेरिटी। राइट। बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंड इवन जो बच्चे थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं, नॉट मेच्योर बट थोड़े से भी बड़े हो जाते हैं, 6-7 साल के, तो उनके मन में इमेज होती है, वो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं हुँ, क्या आज सेंटा क्लॉज आएगा, क्या मेरे तकिए के नीचे गिफ्ट आएंगे, और आते हैं। लेकिन वही बच्चे जब 14-15 या मैं लगा लूं कि मेच्योरिटी की एज को पार करते हैं, तो उनको लगता है, उनको तब पता चलता है कि जो रियल लाइफ के सेंटा क्लॉज है ना वो उनके पिता है। आजकल ऐसा माहौल है कि बच्चे पहचान जाते हैं कि पहले से ही पता होता है कि रियल सांता क्लॉज कौन है। उन्हें पता है पापा हैं, पर रात में उनकी अभी से ही लिस्ट बनना शुरू हो चुकी है कि क्या-क्या उन्हें चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल फेस्टिवल तो बिल्कुल। है मतलब, पर एक आपने बात कही थी जहाँ थोड़ा-सा एज़ ए होस्ट मुझे पूछनी चाहिए कि आपने अध्यात्म और सनातन के साथ इस फेस्टिवल को ऐड ऑन किया, पर सनातन में इस फेस्टिवल को नहीं माना जाता है। देखिए बहुत सारे लोग अध्यात्म, इस पे कमेंट भी करते हैं और बहुत सारी हमेशा टिप्पणियाँ आती हैं इस त्योहार को लेके, जहाँ कहते हैं कि ये तो अपना सनातन का है ही नहीं ये त्योहार, पर आपने सनातन के साथ कनेक्ट किया। नहीं, मैंने सनातन और अध्यात्म का जब नाम लिया था वो हमने बच्चों के लिए लिया था, हुँ, बिकॉज क्योंकि हमारी संस्कृति में कहीं ना कहीं या तो हम एजुकेट नहीं हो पा रहे हैं, या बच्चे उस लेवल से हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। बट द वे ऑफ फेस्टिवल वी आर सेलिब्रेटिंग, कहीं ना कहीं हम बच्चों को कनेक्ट कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द फेस्टिवल इज क्रिसमस। आई एम नॉट आस्किंग कि क्रिसमस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सनातन, हुँ, बट येस ऑफ कोर्स इफ द क्रेज इज देयर, क्रेज़ इज़ देयर, अगर राइट, बच्चों राइट। में कहीं ना कहीं क्रेज है, तो कहीं ना कहीं हम उनको अध्यात्म से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है हुँ, ना। यही एक, आप एक बात बताइए, दिस इज द वे, ठीक है, जहां पे आप बच्चों को बता सकते हो या बच्चे भी आपसे पूछ सकते हैं पूछ सकते कि हैं। यीशु मसीह कौन थे। और आप एक चीज देखिए ना, यही एक वो दिन है जिस दिन चर्च में प्रार्थनाएं होती हैं, हुँ, और रात में होती है प्रार्थना, रात और में होती रात में पूजा जो है ना, प्रार्थना की जाती है समृद्धि के लिए, हुँ, आपका प्रोस्पेरिटी के लिए।
जीवन में उदारता के लिए, उदारता के लिए, प्रेम के लिए, राइट राइट, सद्भावना के लिए। तो एटलीस्ट जो आपको पता है वो भी तो आप बच्चों को ही बताओगे ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम अध्यात्म से कनेक्ट है, ठीक है ना, हम उस रूप से कनेक्ट है जो रूप कहीं ना कहीं विश्व के भले के लिए। तो ये चीज है। जैसे क्रिसमस पे या फिर एक लाइन हमेशा फेमस होती है, फॉरगिव द एनिमीज। तो इस लाइन का क्रिसमस के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए किसी भी धर्म को उठा लीजिए, ठीक है, ऑल्दो ठीक है हम लोग क्रिसमस की बात करें, लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा, वो है एक रूप अनेक है, ठीक है ना। चाहे हम उसको किसी भी रूप में कोई भी फेस्टिवल उठा लें, हर फेस्टिवल की महिमा अलग है, उसका तरीका अलग है कि उसको सेलिब्रेट कैसे करना है, बट वो रूप एक ही है। और हर रूप एक ही बोलता है कि देखो, ईश्वर ने ना जब आपको धरती पे भेजा है, अब यहाँ पे हम ईश्वर को यीशु मसीह के नाम से ही ले लेते हैं, ठीक है। जब हमारे को धरती पे भेजा है ना, तो हमारे को दोस्त और दुश्मन के रूप में नहीं भेजा जी, उसने, हमारे को इक्वल भेजा है। इक्वल भेजा, राइट। दोस्त और दुश्मन ना धरती पे आपके बने, आपके व्यवहार से बने। जिनके साथ आपका अच्छा व्यवहार रहा या जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया वो आपके मित्र बन गए, या जो आपके हिसाब से नहीं चले या आप जिनके हिसाब से नहीं चली वो आपके दुश्मन हो गए। ऊपर वाले ने नहीं बर्त किया, ऊपर वाले ने इक्वालिटी के साथ आपको भेजा है, राइट, ठीक है ना। तो ऊपर वाले का ये मैसेज है, ठीक है, उस यीशु मसीह का लगा लो, परमपिता परमात्मा का लगा लो, ऑलमाइटी का लगा लो, कि अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि जिसके साथ आपका मन भेद है, मतभेद के लिए नहीं, मतभेद के लिए तो वो कहते हैं कि आप समाज में रह रहे हो, आप इस देश में रह रहे हो, तो मतभेद चल सकता है, कोई एक बात है, उसका एक ओपिनियन है, आप एक मत रखती है, मैं नहीं रखता, मतभेद चलना चाहिए बट मन भेद नहीं चलना चाहिए। तो ये तो मैम क्रिसमस की हर, आप किसी भी ग्रंथ को उठा लो, किसी भी फेस्टिवल को उठा लो, किसी भी ईश्वर की महिमा ले लो, तो वो यही बोलते हैं कि दुश्मनों को भूल जाओ। परसेप्शन अलग हो सकता है बट अच्छा, इसके पीछे एक लॉजिक और भी है जी। वो लॉजिक क्या है, किसी से भी इतनी दुश्मनी ना रखें, ठीक है। इसको भूलने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको कुछ कह दिया और आप भूल ही गए, लेकिन यहाँ पे स्कोप ऑफ, जिसे मैं बोलूंगा स्पेस, किसी के साथ इतनी दुश्मनी भी ना रखें कि कल को मित्रता की गुंजाइश ही ना रहे। इसे प्रॉपर माफ करना नहीं है, ठीक है। अब मान लो किसी ने आपको कोई शारीरिक क्षति पहुंचाई है, ठीक है, किसी ने आपके मन को चोट पहुंचाई है, शरीर का घाव भर जाता है बट मन का घाव नहीं भरता। तो ऐसा भी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल माफी कर दें, ठीक है, क्योंकि देवता तो यीशु मसीह है, हम तो उसके भक्त हैं, राइट, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि हाँ ठीक है, टेम्परेरीली हम उसको भूल सकते हैं, लेकिन गुंजाइश फिर भी इतनी रखनी चाहिए कि कल को अगर दोस्ती की भी संभावना हो तो वो होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपने सही कहा कि दुश्मन और एक घाव तो दिल पे लगते ही हैं, पर ईसा मसीह जी का भी कहना है कि जो हो चुका है उसे भूलो, आने वाले नए राह को Forget चुनो। your past, find out your new challenges, new path in the present, and make your future planning bright. राइट। पर आजकल देखा जाए जो क्रिसमस सेलिब्रेशन है वो एक तरीके से कमर्शियल बनता जा रहा है। देखिए इसको ना, देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे परसेप्शन की, Right. तो मैं इसको कमर्शियल नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि उसका स्टाइल चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना। अभी मैंने बीच में बात की थी, आप साइबर सिटी चले जाओ, ठीक है, आप किसी भी मॉल को देख लो, आप हमारे फरीदाबाद में आ जाइए, आप वर्ड स्ट्रीट देख लीजिए, ठीक है, जहां पे इवन 10 दिन पहले वहां पे तैयारियां होनी शुरू हो जाती, बिल्कुल, ठीक है ना। इट मीन्स अ लॉट ऑफ डेकोरेशन, अ लॉट ऑफ अरेंजमेंट आर रिक्वायर्ड। जिस मॉल को डेकोरेट करने के लिए 10 दिन पहले तैयार है, इट मीन्स देयर इज नो सिंगल फैमिली जो क्रिसमस को नहीं सेलिब्रेट करती। क्रिसमस को सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, तभी तो लोग क्रिसमस वाले दिन अपने घर से बाहर निकलते हैं। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ मॉल्स, दे हैव यू नो, पार्किंग में जगह नहीं होती गाड़ी पार्क करने की, ट्रैफिक जैम होता है, ठीक है। पब्लिक, आपको ऐसे लगेगा कि सारे ब्रांड्स पे आपको रश नजर आएगा। पीपल आर डूइंग विंडो शॉपिंग भी कर रहे होते हैं, एक्चुअल शॉपिंग भी कर रहे होते हैं, हर जगह क्राउड होता है, क्रेज होता है लोगों में। तो मैं इसको कमर्शियल नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि किसी भी फेस्टिवल को मनाने का एक ग्रैंड, जिसे कहते हैं ना, एक फॉर्मूला लगा लो या एक तरीका है कि हम किस चीज को कितना बेहतर सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मैं इसको, ठीक है, आज की डेट में फिर अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो कमर्शियल नहीं है, ठीक है। आप नवरात्रि देख लो, रियल एस्टेट के अंदर नवरात्रि बोनेंजाज के ऑफर निकलते हैं,
इसको भी हम कमर्शियल कह सकते हैं, बट नो, इट इज नॉट कमर्शियल. इट इज द वे वी आर कनेक्टिंग टू द पीपल विद द ब्रांड एंड विद द फेस्टिवल. अब ओके, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करना चाहूंगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं सभी की इंटरेस्ट का है. हमारा देश जो है ना, मान्यताओं का देश है. जी। अब उन मान्यताओं में क्या है कि यदि गंगा में स्नान करते हैं तो स्नान करने से पाप धुलते हैं, हम्म, और मान्यता है तो मानना भी चाहिए. बिल्कुल है। एक मान्यता ये भी है कि अगर सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं तो जीवन में प्रकाश आता है. एक मान्यता ये भी है कि पीपल के पेड़ पे अगर धागा बांधते हैं और धागा बांधते वक्त अगर आप मन्नत मांग रहे हो तो आपकी तो मन्नत पूरी होती है. जी, एक मान्यता ये भी है कि एक लड़की करवा चौथ वाले दिन व्रत रख रही है और अर्घ चढ़ाकर वो अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है, तो वो एक व्रत बन गया और हर साल रखा जाता है. जी, तो वी हैव टू गिव द रिस्पेक्ट टू द परसेप्शन ऑफ द अदर्स. राइट। आपकी धारणा क्या है? अगर आपकी धारणा ऐसी है तो उसको मानिए आप. ठीक है ना? तो यहाँ पे भी क्या होता है, इसको कमर्शियल मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि इसको हम सामने वाले के इमोशंस को एक लेवल ऊपर रख के, अपलिफ्ट करके उसको थोड़ा सा बड़े तरीके से सेलिब्रेट कर ले. ओके, अभी आपने बात की, देखिए इमोशंस की भी कनेक्शन है, पर ये जो फेस्टिवल है क्रिसमस, अगर देखते जा रहे हैं जिस हिसाब से, मेरे हिसाब से कमर्शियल होता चला जा रहा है। अगर हम पुअर पीपल की बात करें तो कहीं ना कहीं वो चमक धमक बस वो देखते रह जाते हैं, पर वो एक आस मन में रहती है कि शायद मैं भी मना पाता या मेरे बच्चे को मैं गिफ्ट दे पाता. उस पे आपके क्या विचार है? नहीं, दिस अपॉर्चुनिटी इज इक्वल फॉर एवरीवन. देखो, हर कोई अपने हिसाब से जो है ना उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा है. आप देखिए, जो ओपन मॉल्स में है, चलिए ठीक है, तो मॉल में जो व्यक्ति जा सकता है, जो शॉपिंग कर सकता है या जो विंडो शॉपिंग कर सकता है, वो जा रहे हैं. अदरवाइज जो ओपन स्पेसेस हैं, आप साइबर सिटी चलिए मेरे साथ, आप जितना भी लैंडस्केपिंग वहां पे रोड के तरफ हो रखी है, आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे आपका ट्री रेडी कर रखे हैं. ठीक है ना? वहां पे लाइटिंग है एंड लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं. एंड कौन सी ऐसी जगह है, अब आप ये देखिए ना कि क्या कहते हैं, छोटे छोटे ट्री भी मार्केट में अवेलेबल है. ठीक है, लोग उन ट्री को लेके आते हैं. अभी हम ट्री की महिमा की बात कर रहे थे कि ट्री की क्या महिमा है. जो विशालकाय वृक्ष होता है, वृक्ष की क्या महिमा है? देखो, पेड़ से आपको छाया मिलेगी, छाया मिलेगी, वो राइट, पेड़ आपको यही आपको मैसेज देता है आपकी बिल्कुल फैमिली के फल लिए. देगा। पेड़ पे फल लगते हैं आपके, ठीक है? हम्म, तो उस ट्री को जब आप घर लेके आते हैं तो आपके भी जो फ्लावर्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो हम्म, कहीं ना कहीं वो डबल ट्रिपल होते हैं. समृद्धि आती है आपके घर में. पर एक चीज हमेशा सुनने में आ रही है, जो जीसस का असली मैसेज था उसे लोगों ने कहीं ना कहीं छुपा दिया है. उस पे आपके क्या विचार है? देखिए, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने पहले भी इसके ऊपर बात की है कि सभी का मैसेज एक ही है. ठीक है? शांति, संयम, बिल्कुल. समृद्धता, उदारता. हम्म, ठीक है? लेकिन ये छुपाया गया है या सामने नहीं आया है. लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा कि ये जो फेस्टिवल है ना, पहले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इसके बारे में तो देखो, ठीक है, टाइम नोस. लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय बढ़ा है, जैसे जैसे फेस्टिवल की महिमा बढ़ी है, जैसे जैसे समाज में लोग एक साथ हुए हैं, और इसका देखिए, मैं एक क्रेडिट तो ना इसका मैं सोसाइटीज को भी देता हूँ. हाई रेज अपार्टमेंट जब मार्केट में आए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मिक्स कैटेगरी आई. ठीक है? पंजाबीज भी हैं, जैनिस भी हैं, बनिया भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, राजस्थानी भी हैं. ठीक है? पहले क्या था, हर व्यक्ति अपनी कास्ट और रीजन के हिसाब से अपने फेस्टिवल को मना रहा है. बट आज क्या है, आज सारे लोग एक साथ हो गए हैं. आप सोसाइटीज में देखो, अब मान लो कोई 5 एकड़ की सोसाइटी है, उसके अंदर अपार्टमेंट है 700. ठीक है? तो 700 व्यक्ति का रीजन अलग अलग है, बिल्कुल, बट वहां पे सेलिब्रेशन का जो प्रोसेस है वो सबके लिए बराबर सबके है. लिए बराबर है. वहां पे क्रिसमस भी सेलिब्रेट हो रहा है, न्यू ईयर भी सेलिब्रेट हो रहा है, दिवाली भी हो रही है. पीपल आर कमिंग टू द वन प्लेस. राइट. पीपल आर कमिंग टू द वन प्लेस. दे आर नोइंग विद ईच अदर. वो एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं. ठीक है ना? अगर मान लो मैं क्रिश्चियन हूँ और आप पंजाबी हैं, तो मेरे को आपसे पंजाबी फेस्टिवल की महिमा का पता चल रहा है. और आप पंजाबी हैं, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो आपको मेरे से क्रिसमस की महिमा पता चल रही है. बिल्कुल बिल्कुल. इसको छुपाना नहीं बोलेंगे. एक्चुअली क्या था, पहले धर्म अलग थे, अभी भी अलग है, बट अभी कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये एक साथ आए हैं. अगर एक साथ रह रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फेस्टिवल भी वो एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. और देखिए, मैं एक चीज और भी मानता हूँ, ना तो समाज ना देश ऐसा चाहता है. ठीक है? देश तो उदारता ही चाहता है, और सबसे बड़ी बात शांति, शांति और उदारता. ठीक है? सद्भावना, देश तो यही चाहता है. दैट इज द रीजन ना कि आप देखो, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं.
अब मैंने आपको फरीदाबाद की बात की थी, फरीदाबाद में ओमेक्स हम्म। बड़ा ब्रांड जिसकी सबसे बड़ी पहल है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने में। एंड इवन मैं तो आपको भी और सभी ऑडियंस को भी इनवाइट करूंगा, अगर आप फरीदाबाद या फरीदाबाद के आसपास रहते हैं तो आप एक बार फरीदाबाद देखिए कि बिल्कुल। 25 तारीख को किस तरीके से सेलिब्रेट होता है। आप गुड़गांव में आइए, आप देखिए डीएलएफ किस तरीके से करता है। आप गुड़गांव का कोई भी डेवलपर, मैंने गुड़गांव बोला है, फरीदाबाद का किसी भी शहर का कोई भी डेवलपर, आप उनकी एक बार एक्सपीरियंस सेल्स गैलरी देख लीजिएगा। वहां वो स्पेशल सबसे बड़ा वाइड ट्री लगाते हैं, सेंटा क्लॉज होता है। इवन जो क्रिसमस के कार्निवल्स वहां पे लगते हैं, थ्रू दिस कार्निवल्स द पीपल आर कमिंग फॉर शोकेसिंग द प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी को देखने आ रहे हैं एंड उनको वहां पे क्रिसमस का फील दिया जाता है। अब आप एक बात है, क्रिसमस कार्निवल, कार्निवल का मतलब ही यही है कि स्पेशल ऑफर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और किस लिए लगाया गया है? उन्हीं के लिए लगाया है, बिकॉज क्योंकि आज उनका बर्थडे है, जन्मदिन है। बिल्कुल बिल्कुल। और कार्निवल का तो मतलब स्टार्टिंग पहले से ही हो जाती है, कोई 20-21 से स्टार्ट कर देते हैं। और ये आपको ये भी बता दूं, ये कंसेक्यूटिव 2 या 3 दिन का रहता है। ठीक है ना, 25 तारीख है तो ये लगभग 23 तारीख से लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। 23 तारीख को, 24 को, 25 को। एंड इवन एक बेस्ट पार्ट और देखिए, ऑल द फैमिलीज आर इनवाइटेड। ठीक है ना, कभी भी आप इनविटेशन देखिएगा तो उसमें ये लिखा होता है कि योर इंटायर फैमिली इज इनवाइटेड। तो और ये फेस्टिवल सबसे बड़ी बात ये कि रियल एस्टेट में नहीं, ये स्कूलों में भी लग रहा है। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशंस में भी लगता है। ठीक है ना, तो इसकी अपनी एक वो महिमा है। और देखिए सबसे बड़ी बात फिर वही एक बात आती है धारणा की। अब जिसकी धारणा ये है कि मान लो मैं क्रिसमस पे कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ, तो क्रिसमस पे डिसीजन लेते हैं, बिकॉज क्योंकि उस समय कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर भी होता है। बिल्कुल। ठीक है ना, तो कस्टमर उसको अवेल करता है। एक चीज है, जैसे अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी और एसेट्स में डिफरेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी और एसेट्स में डिफरेंस, देखिए एसेट्स आपकी कोई भी हो सकती है। एसेट आपकी गोल्ड भी है, एसेट आपके म्यूचुअल फंड भी है। ठीक है, एसेट आपकी प्रॉपर्टी तो बढ़ाई है। और जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी इज बेसिकली काइंड ऑफ एसेट। एसेट्स के बहुत सारे वर्टिकल हैं, जैसे भी हम लोगों ने गोल्ड की बात की, जैसे हम लोगों ने म्यूचुअल फंड की बात की है, बट प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी इज अ काइंड ऑफ आपका एसेट्स, कि आपके एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो जो प्रॉपर्टी है वो, तो अगर आपके अकॉर्डिंग किसी को अपना एसेट इकट्ठा करना है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, देखिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड गो विद द प्रॉपर्टी। क्योंकि प्रॉपर्टी में सर मैम इनिशियली फेज पे अगर आप इन्वेस्ट करती हैं ना, तो कोई लिमिट नहीं है सर, लिमिटलेस आपका जो है ग्रोथ होती है। सपोज जब आप लैंड में इन्वेस्ट करती हैं और वो भी बिगनिंग स्टेज में करती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं उसमें। कई बार व्यूअर्स को एक चीज पता नहीं होती, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज क्या होती है, थोड़ा सा डिफरेंस आज हमारे ऑडियंस को बताएंगे आप? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में देखिए 2 वर्टिकल आते हैं, एक आता है आपका फर्स्ट रूम और एक आता है सेकंड रूम। फर्स्ट रूम वो होता है जिसमें आप अपनी लिविंग एंजॉय करते हैं, आपने अपने सेल्फ यूज के लिए लिया है। ठीक है, रेजिडेंशियल नाम से ही क्लियर है, ठीक है, कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। और एक सेकंड रूम आता है जिसमें आप एक प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे हो, बट आपने सेकंड प्रॉपर्टी ले रखी है जस्ट बिकॉज फॉर एंजॉइंग द कैपिटल एप्रिसिएशन। राइट। कि आपने मान लो 50 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी ली है, वो आपने थोड़ा सा उस प्रॉपर्टी को पार्क करना पड़ता है। ठीक है, आप 2, 3, 4, 5 साल के लिए पार्क करिए और वो प्रॉपर्टी 5 लाख की अगर 1.5 करोड़ की हो जाती है, तो आपका 1 करोड़ रुपए का कैपिटल एप्रिसिएशन है। वहीं पे आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी आती है मॉल्स में, कमर्शियल में आते हैं एससीओज, शॉप्स आती हैं। ठीक है, आपका बुटीक शोरूम आते हैं, एंकर स्टोर्स आते हैं। तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इस तरह की होती है, इंडस्ट्रियल होती है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ये वाला टाइटल रहता है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी वैसे आप प्लान कर सकते हो। सपोज करो आप कोई फैक्ट्री चला रहे हो, आप शोरूम चला रहे हो, ठीक है, आपको अपने सेल्फ यूज के लिए चाहिए, आप एक शॉप चला रहे हो, उसके अलावा आपको दूसरी प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो भी आपका कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होगी। जैसे आपने कहा कि पैसा बढ़ता है, तो रियल एस्टेट में कैसे पैसे बढ़ता है उससे? मैडम रियल एस्टेट में ही बढ़ता है। देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ, देयर आर 3 ट्रेड्स जिसमें जो है ना, अगर आप मेहनत से काम करते हो तो ग्रोथ आपकी फास्ट है। ठीक है, फर्स्ट इज रियल एस्टेट, सेकंड इज बॉलीवुड एंड थर्ड इज पॉलिटिक्स। ठीक है, आइडियली बहुत ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स को प्रेफर नहीं करते, बिकॉज क्योंकि वो हर किसी का अपना अपना ट्रेड है। ठीक है, बट जो लोग पॉलिटिक्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है, वो पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। दूसरा आता है बॉलीवुड, बट बॉलीवुड के लिए क्या है कि आपको इनिशियली फेज पे ना, आपको बहुत बिगनिंग स्टेज में इनिशिएटिव लेना होता है। एंड मैंने बहुत सारी पर्सनैलिटीज को देखा है जो 20-21 साल की उम्र में बॉम्बे गए हैं,
ठीक है, वहाँ 6-6 7 साल लगाने के बाद वो वापस आ जाते हैं। जी अल्टीमेटली क्या है, उम्र हो जाती है उनकी 30 साल के आसपास, तो बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाता है। ठीक है, एक तीसरा ट्रेड है रियल एस्टेट का। रियलिस्ट ठीक है, जिसके अंदर ग्लैमरस है, जिसके अंदर मनी है, जिसके अंदर स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है, ठीक है, फ्यूचर की होप्स है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए लोग रियल एस्टेट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर भी इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स, हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग फॉर गेटिंग योर ग्रोथ एंड मनी। रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों कहा जाता है? लॉन्ग टर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, शॉर्ट टर्म में कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न्स नहीं देता है। लकली हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी आज बाय की और आपको 5 से 6 महीने के अंदर ही आपको कोई रिटर्न्स मिल जाए, तो वो एक अलग बात है। बट लॉन्ग टर्म इसलिए बोला जाता है कि इन केस इनिशियली फेज पे अगर आपको रिटर्न्स नहीं भी मिल रहे हैं, एटलीस्ट यू शुड हैव टू पार्क योर इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट 5 years। आप उसमें देखें, और मैंने बहुत सारे शहर ऐसे देखे हैं, बहुत सारी सिटी ऐसी देखी हैं जहां पे ग्रोथ कुछ टाइम के बाद आई है। जैसे मैं साउथ ऑफ गुरुग्राम की बात करता हूँ, ठीक है, गुड़गांव कितना कॉस्टली है, सोना लोगों की नजर से बचा हुआ था, ठीक है, बट गुड़गांव में जब प्रॉपर्टी बहुत महंगी हुई तो सभी डेवलपर की नजर सोना पे पड़ी, क्योंकि सोना ही एक ऐसा शहर था जो गुड़गांव से कनेक्टेड था, गुड़गांव से कनेक्ट, राइट। ठीक है ना, तो सबसे पहले नजर वहीं पड़ी, तो वहां पड़ी तो देखो सभी डेवलपर्स वहां पे चले गए। आज सेंटर पावर वहां पे है, डीएलएफ वहां पे है, सिग्नेचर वहां पे है, ठीक है, साउथ ऑफ गुरुग्राम में एमवीएन वहां पे है, जीएलएस वहां पे है, तो सारे ब्रांड वहां पे है, ठीक है ना। तो आज वहां की ग्रोथ भी आप देख लो, आज वहां पे आपको प्लॉट 1 65 1 70 से नीचे वहां भी नहीं मिलता है आपको। तो इसीलिए है कि जो ग्रोथ फैक्टर है ना, वो आप बिगनिंग स्टेज में करते हो ना, तो वो फिर आपको फास्ट आता है, अच्छा आता है। जैसे लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास व्यक्ति के पास ना बहुत या इनकम बहुत शॉर्ट होती है, या बहुत, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए प्रॉपर्टी लेना एक सही डिसीजन रहेगा? नहीं, बिल्कुल उसके लिए प्रॉपर्टी लेना ही सही डिसीजन है, ठीक है ना, क्योंकि लैंड ऑलवेज अप्रिशिएट, नेवर डिप्रिशिएट। जमीन हमेशा कुछ देती है, ठीक है ना, लेती नहीं है, तो लैंड एप्रिसिएशन हमेशा रहता है। और देखिए, इस बात को हम, ऐसा नहीं है कि आप और हम एक फेस्टिवल के जरिए पॉडकास्ट के थ्रू ऑडियंस को मैसेज दे रहे हैं, एवरीबडी नोज, इतिहास गवाह है, आपके पेरेंट्स इस बात का गवाह हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स इस बात का गवाह हैं, दे आर गिविंग एग्जाम्पल एज ऑन टूडे, टू यू, टू अस, टू ऑल द ऑडियंस, कि बेटा जब हमने प्रॉपर्टी ली थी तब देखो कहाँ थी, आज देखो तुम्हारे प्लॉट की कीमत क्या है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हम सभी के बीच में बड़ा कॉमन है, और हम सब अपने पेरेंट्स से सुनते रहते हैं, तो इसका तो इतिहास गवाह है मैम, कि जिन्होंने भी जमीन में लगाया है तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने कमाया है। बिल्कुल। ये रेरा क्या होता है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये बेसिकली क्या है कि ईयर 2014 में, ये जैसे होता है ना बैंक्स को, जैसे बैंक्स को आरबीआई कंट्रोल करता है, इंश्योरेंस को सेबी करता है, ऐसे ही रियल एस्टेट को रेरा कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो रेरा वो लॉबी है जिसपे, ठीक है, कस्टमर ट्रस्ट करते हैं। इफ प्रोडक्ट इज रेरा अप्रूव्ड ना, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है, और ये बॉडी बहुत जरूरी है, बिकॉज डेवलपर्स के ऊपर भी थोड़ा सा एक कैप लग गई है, ठीक है ना, कि उनको भी रिस्ट्रिक्शन ये लग गई है कि टाइम फ्रेम में प्रोजेक्ट पूरा करना है, क्योंकि रेरा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं है, ठीक है, या आप प्रोजेक्ट को डिले करते हो, तो फिर रेरा पेनलाइज करता है डेवलपर को, प्रोडक्ट को, ठीक है ना। और रेरा जो है वो कहीं ना कहीं वो कस्टमर के हित के लिए है। आजकल जैसे अब फेस्टिवल पे भी हमने काफी चर्चा की है, तो एक भैया के फेस्टिवल के दौरान आपके द्वारा कुछ टिप ऐसी मिल जाए लोगों को जिससे उनका उद्धार हो जाए, इसलिए थोड़े से मैंने सोचा कि रियल एस्टेट पे आपसे क्वेश्चंस किए जाएं। आजकल देखा गया है रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, वो फ्रॉड कैसे होते हैं और इंसान उनसे कैसे बच सकता है कि उनके साथ रियल एस्टेट में फ्रॉड ना हो? देखिए, इसके लिए क्या है कि मैं एक चीज मानता हूँ कि फ्रॉड होने के लिए ना, आप कहीं ना कहीं कस्टमर भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। एटलीस्ट देखिए, अगर आप कोई रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ठीक है, तो रेडी टू मूव इन में तो खैर थोड़ा सा स्कोप कम होता है, बट कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 2-3 चीजें जरूर चेक कर लेनी चाहिए, ठीक है। इसमें मेरा एक बड़ा वो रहता है कि आप 3 P's चेक करिए, ठीक है ना। फर्स्ट पी इज प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, ठीक है, एटलीस्ट आपका पैसा हार्डेस्ट है, राइट, ठीक है ना, इट इज नॉट इजी अर्निंग मनी, राइट, तो आप पहले प्रोफाइल चेक करो कि जहां पे आप पैसे लगा रहे हो, ठीक है, उसका प्रोफाइल क्या है, पास्ट में उसकी डिलीवरीज कितनी है, प्रेजेंट में उसका क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या प्लान है। उसके बाद आप चेक करो प्रोडक्ट क्या है, ठीक है ना, प्रोडक्ट किस तरीके का है, क्या वो मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है, प्रोडक्ट की वायबिलिटी क्या है,
ठीक है। उसके बाद आप चेक करो प्राइस, यानी कि पेमेंट प्लान आपको फ्लेक्सी है या नहीं, आपको कंफर्टेबल है या नहीं, आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग है या नहीं, आप उसको पे कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर आते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर मैं इन्वेस्टर लॉबी की बात करता हूँ तो उनका एक प्लान होता है कि हम 30% पैसा लगाएंगे, उसके बाद हमें कुछ रिवेन्यू मिलेगा तो हम उसमें से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन वो क्या होता है, ठीक है, किसी वजह से मान लो प्रोडक्ट नहीं भी बनता है तो उसमें से कैसे एग्जिट लोगे आप, ठीक है ना। तो थिंक अबाउट दिस कि यू आर द एंड यूजर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आप उसमें जाएं और आप फिर देखिए। अगर आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू में आप पहले से रेडी रहिए कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थोड़ा रिस्क भी रहे, ठीक है ना। तो ये वहां पे आता है। अदरवाइज तो, और आज की डेट में तो वैसे भी दे रहा है। और देखिए आज की डेट में हर कस्टमर अपने आप में एजुकेटेड है, वो सारा देखभाल के सब कुछ करता है, ठीक है। वो सारी चीजें पूछ लेते हैं कि बैंक लोन अवेलेबल है या नहीं है, लैंड का टाइटल क्लियर है या नहीं है, ठीक है। एक प्रोसेस होता है रेरा से पहले, आपका पहले डेवलपर लैंड खरीदता है, रजिस्ट्री, देन आफ्टर दैट उसके बाद आता है LOI, लेटर ऑफ इंटेंट, उसके बाद आता है लाइसेंस, उसके बाद आता है रेरा। सो इफ डेवलपर इज आस्किंग कि माय प्रोडक्ट इज रेरा अप्रूव्ड, इट सिंपली मींस कि कस्टमर को पता चल जाता है इनके पास 3 डॉक्यूमेंट हैं, लैंड इनकी है, LOI है, लाइसेंस है, रेरा है, ठीक है। उसके बाद वो प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन होती है। और फिर आप जब किसी डेवलपर के यहाँ जाते हो तो कई बार डेवलपर को देखकर भी चीजें समझ आ जाती है कि क्या विजन है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि खाली मार्केट में पैसा कलेक्ट करने के लिए ही है, तो ऐसा नहीं है। तो कस्टमर भी एजुकेट रहता है चीजों से। बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर्टी परचेज करने वाले को बनती हुई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, रेडी टू मूव? देखिए ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर, आपकी चॉइस क्या है। इमीडिएट आप शिफ्ट होना चाह रहे हो, आप अभी रेंट पे रह रहे हो, आपके पास अपना घर नहीं है, या आपके पास लिमिटेड बजट है, ठीक है, तो आप रेडी टू मूव इन में चाहिए। अगर आपके पास अपना घर है, ठीक है, आप ये चाहते हो कि देखिए रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन आ जाता है। बिल्कुल। सपोज अभी प्लेन लैंड है, अभी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, तो अभी क्या है, अभी प्राइस बिगनिंग होता है, बेस प्राइस जिसे बोलते हैं। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी तैयार हो जाती है तो टॉप प्राइस आ जाता है। बिल्कुल। तो अगर आपको एप्रिसिएशन चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, आप अपने फर्स्ट घर में रह रहे हो, देन गो विद द सेकंड प्रॉपर्टी, अदरवाइज आप रेडी टू मूव इन में चाहिए। जो चीप प्रॉपर्टीज होती हैं उसके पीछे क्या रिस्क छिपा हुआ होता है? देखिए जो ऐसी, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है। सपोज फॉर एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए किसी डेवलपर ने एक फ्लोर इंट्रोड्यूस की है, सपोज करो मैं मान लेता हूँ 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, 70 लाख रुपए का फ्लोर है, तो 70 लाख के फ्लोर में उसका एक पेमेंट प्लान है, ठीक है। आज गुड़गांव में आपको 3.5-4 करोड़ से कुछ नहीं मिलता, बट अगर आपको 70 लाख में कुछ मिल रहा है, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन, जो 4 साल बाद मिलेगा, तो देयर इज नो हार्म, क्योंकि 4 साल के बाद वही 70 लाख रुपए की चीज आपकी नाना करते 2.5 करोड़ की होगी। तो ऐसा रिस्क कुछ नहीं होता है, बस खाली आप लैंड देखिए, पेपर देखिए, ठीक है, रेरा अप्रूव्ड है या नहीं वो देख लीजिए, उसके बाद ठीक है आप उसको एज पर दी पेमेंट प्लान और अप्रोच ऑफ डेवलपर आप उसको कर सकते हो। लोकेशन प्रॉपर्टीज का रेट कैसे फाइनल करती है? देखिए रियल एस्टेट का मंत्र एक ही है, लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन। फर्स्ट इज लोकेशन, सेकंड इज लोकेशन, थर्ड इज लोकेशन, राइट, ठीक है ना। देखिए मैं एक चीज बोलूंगा आपको कि इंसान रोड पे होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर प्लॉट, मकान या घर आपका रोड पर है तो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो वो मैटर करता है आपका लोकेशन ही। ओके। एक लोकेशन एक डेवलपर उसे कैसे प्रीमियम बना देता है? देखिए लोकेशन का एडवांटेज, लोकेशन, कॉस्ट ऑफ लोकेशन डेवलपर पहले ही पे कर चुका है लैंड खरीदने से पहले, ठीक है ना। क्योंकि एक प्रॉपर्टी अगर मेन रोड पे है, ठीक है, हाईवे पे है, बैंग ऑन मथुरा रोड लगा लो, बैंग ऑन कनेक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी है, तो ऑलरेडी डेवलपर उसकी कॉस्ट को पे कर चुका है। इट सिंपली मींस कि फिर वो आगे भी उतने ही हिसाब से, पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से ही अपनी चीज को इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन करे या ना करे, लेकिन उसको दूसरा फायदा एक ये भी होता है कि लोकेशन को देख के कस्टमर्स का जो फ्लो होता है ना वो ज्यादा होता है। अब आप एक चीज देखिए, डेवलपर आइडियली क्या लिखते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी मेन रोड पे रहे वो लिखेगा बैंग ऑन मथुरा रोड, ओके, और जिसकी थोड़ी सी अंदर जाके तो वो लिखेगा वेल कनेक्टेड टू मथुरा रोड। देयर इज नो मीनिंग ऑफ वेल कनेक्टेड टू। वेल व्हाट डज इट मीन वेल कनेक्टेड? अंदर जाके है तो मतलब अंदर जाके है, और मथुरा रोड पे है तो मतलब मथुरा रोड पे। सो लिखने का तरीका है। सो बैंग ऑन मथुरा रोड मींस मैं मथुरा रोड के ऊपर हूँ,
और एक होता है वेल कनेक्टेड टू। वेल कनेक्टेड मीन्स अंदर है प्रॉपर्टी, वो तरीका बताया गया है कि आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से वेल कनेक्टेड है, मथुरा रोड से वेल कनेक्टेड है, बट है कनेक्टेड है बट अंदर जाके है। क्या बात है, ये कहीं ना कहीं टिप मिल गया हमारी ऑडियंस को, वो दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज और बताइए, अगर कोई होम लोन लेना चाहता है तो क्या प्रोसेस रहता है होम लोन का? होम लोन के लिए सिंपल प्रोसेस होता है, बैंक ने ऑथोराइज कर रखा, डेवलपर ने ऑथोराइज कर रखा होता है बैंक्स को, ठीक है। इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, पेपर फॉर्मेलिटीज होती हैं जो बैंक की कुछ डिमांड पर डेवलपर पूरी कर देता है, ठीक है। उसके बाद डेवलपर अप्रूव कर देता है कि यस मेरा जो प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड बाय दिस 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 बैंक। फिर वो जो कस्टमर होते हैं वो अपना पेपर सबमिशन करते हैं। देन एक क्राइटेरिया होता है कि 25% पेमेंट के बाद उनको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। देन वो सारे वो पे करते हैं, सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट, तो उनका लोन अप्रूव हो जाता है और फिर वो बैंक लोन से हो जाता है। लोग अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और उनका मन है कि वो ईएमआई पे लें, तो ईएमआई जो है प्रेशर न बने, तो उसके लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए उन्हें? देखिए ईएमआई अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेने हैं तो बट ये ऑफ कोर्स है कि भाई आपकी ईएमआई तो बनी जाती है, ठीक है। बट अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जा रहे हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आइडियली डेवलपर ये ऑफर देते हैं कि 10 या 20% आप इनिशियल पे करिए, रेस्ट ऑन पोजीशन है, तो फिर आपकी पोजीशन से ईएमआई शुरू होती है, ठीक है ना। लेकिन रेडी टू मूव में आपकी ईएमआई तुरंत शुरू हो जाती है क्योंकि आप शिफ्ट हो गए ना, बैंक आपसे रजिस्ट्री ले लेता है, बैंक रजिस्ट्री ले लेता है तो आपकी पर मंथ आपका ईएमआई शुरू हो गई। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एज पर द पॉलिसी ऑफ डेवलपर, इफ डेवलपर इज आस्किंग कि पे 10% तो आपका 90% पोजीशन से शुरू हो जाती है ईएमआई, लोन हो जाता है आपका। इफ डेवलपर इज आस्किंग 20% तो 80% हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी पे जा रहे हो, तो ईएमआई आपकी उस हिसाब से शुरू होती है। 2025 से अगर हम 2030 की बात करें तो रियल एस्टेट का फ्यूचर आप कहाँ तक देखते हैं? देखिए रियल एस्टेट का फ्यूचर आज बहुत ब्राइट है, ठीक है। अगर मैं स्पिरिचुअल जगहों की बात करूं तो वृंदावन के बाद अयोध्या, अयोध्या के बाद गढ़, ठीक है। अब सभी का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं गढ़ पे है, और गवर्नमेंट का भी रुझान है कि जहाँ पे दो चीजें, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है और जहाँ पे टूरिज्म आ सकता है, उन जगहों को जो है ना कहीं स्पार्क दिया जाएगा, उन्हें बूस्ट किया जाएगा, ठीक है। और रही बात ये कि रियल एस्टेट अब 2026-27 में कैसा होगा, देखिए बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनमें लग्जरी मिसिंग रहा है, ठीक है। अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं तो फरीदाबाद में मिसिंग था, ठीक है। नाउ लग्जरी इज कमिंग अप विद बायोफिलिक डिजाइन टावर्स ऑन बैंक ऑफ मथुरा रोड बाय आरपीएस ग्रुप, तो फरीदाबाद में भी अब आप लग्जरी को एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। और दूसरा लग्जरी अगर मैं आज की डेट में गुड़गांव की बात करता हूँ तो कोई प्राइस की लिमिट नहीं है, 100 करोड़ का भी अपार्टमेंट बिक रहा है और 250 करोड़ का भी बिक रहा है, ठीक है। बट फिर वही पेइंग कैपेसिटी, तो आज की डेट में क्या है कि गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद से हर दूसरा कस्टमर आज की डेट में फरीदाबाद मूव कर रहा है। बिल्कुल। जो फर्स्ट टाइम वायर है उससे आप क्या टिप देना चाहेंगे? मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो अपनी प्रॉपर्टी प्लान करो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी ले रहे हो, ठीक है। तो पहले अपनी प्रॉपर्टी का डिसीजन प्रॉपर्टी में ही रखना, मतलब सर्वे करते करते उसको डाइवर्ट मत करना। प्रॉपर यू हैव टेकन द डिसीजन दैट यू हैव टू बाय द प्रॉपर्टी, प्लीज बाय इट फर्स्ट, ठीक है। दूसरा, आप चाहे ईएमआई पे प्लान करना चाह रहे हो या वन शॉट लेना चाह रहे हो, गो विद द डेवलपर जिसका कहीं ना कहीं कोई प्रोफाइल हो, बिकॉज क्योंकि पहली आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। रिस्क फैक्टर आपका 0 रहेगा, ठीक है। आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी या किसी ऐसे ब्रांड पे चले गए, ठीक है, जहां पे आप खुद 50-50 हैं, और अगर बाय द वे वो प्रोजेक्ट डिले हो जाता है या आपको टाइम से नहीं मिल पाता या आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका एप्रिसिएशन आपको नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं आपके लिए पेनफुल रहेगा। तो किसी ऐसे प्रोडक्ट पे जाइएगा जो लगभग आधा तैयार हो गया और 1.5 साल का टाइम रह रहा हो, जिसको आप आसानी से थोड़ा सा बियर भी कर सकें, ठीक है। क्योंकि आफ्टर ऑल मैं फिर वही एक ही बात बोलूंगा, क्यों, क्योंकि पहला घर होगा आपका, आप अपने घर में शिफ्ट होंगे तो स्टोरी बनाएंगे तो फेस्टिवल भी आएंगे, फेस्टिवल सेलिब्रेट भी करोगे, ठीक है ना। तो इट विल मेक योर ड्यू स्टोरीज, फर्स्ट स्टोरी ऑफ योर्स कि आपने अपना घर बनाया कैसे, ठीक है ना, क्योंकि लोगों की ये स्टोरी है। मैं फिर एक ही चीज बोलूंगा कि अगर हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से देखेंगे तो दे विल टेल यू देयर पेनफुल स्टोरी कि उन्होंने ये घर कैसे बनाया, राइट। लोग अपना पहला घर बनाने के लिए जेवर तक भी बेच देते हैं अपने घर के, ठीक है ना। एंड जो फेस्टिवल है वो कहीं ना कहीं यादें बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए फर्स्ट बायर का तो मैं यही बोलूंगा
कि गो विद द डेवलपर जिसका एक प्रोफाइल ठीक ठाक सा हो, और जो लगभग, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो ठीक है भाई, जिसने आधे से ज्यादा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया तो आपको पता है हाँ भैया 1.5 साल में मिल जाएगा। बिल्कुल प्लेन लैंड पे मत जाइएगा, थोड़ा सा मैं ये एडवाइस करना चाहूंगा। बाकी चॉइस विल बी योर्स, राइट। ठीक है ना, वो तो डिसीजन खैर आप ही का ही रहेगा। हम्म। आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, कहीं ना कहीं सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। बिल्कुल। तो सर जैसे हमेशा हमारा जो पॉडकास्ट होता है स्टोरी पे होता है, और आप क्रिसमस पे अब हमने आपसे चर्चा की और काफी अच्छा लगा। क्रिसमस पे हमने कुछ ऐसी बातें की जो जनरली लोग समझते भी हैं और करते भी हैं। अगर कोई हमारे पॉडकास्ट देखकर आपसे कनेक्ट करता है किसी प्रॉपर्टी को लेकर, तो क्या रहेगा क्रिसमस का ऑफर आपकी तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं सभी ऑडियंस को ये बोलना चाहूंगा, अगेन आई वुड लाइक टू गिव अ बिग थैंक्स टू एवरी ऑडियंस, एवरी कनेक्शन, दे आर कनेक्टेड विद मी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, कि उन्होंने मेरे को इतना प्यार और सम्मान दिया है कि मैं पीछे 1 साल के अंदर, ठीक है, 7 बार अवार्डी रहा हूँ। इसका क्रेडिट मेरे को नहीं जाता, मेरे सभी उन लोगों को जाता है जो मेरे से कनेक्टेड है, पहली बात। दूसरी बात, मैं यही चाहूंगा कि आप किसी भी शहर से कहीं से भी हैं, आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, फरीदाबाद में मेरा ऑफिस है, 9811360300 मेरा नंबर है। अगेन आई एम रिपीटिंग माय नंबर, 9811360300 मेरा नंबर है। आप किसी भी समय मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिलहाल मेरी प्रिंसिपल सिटी फरीदाबाद में, फरीदाबाद शहर के लिए काम करता हूँ। बाकी इसके अलावा मेरी और मल्टीपल सिटीज भी हैं जहाँ पे मेरी वर्किंग है, जैसे गुड़गांव के लिए भी काम करता हूँ मैं, धुलेरा के लिए भी है, उसके अलावा गोवा है, वृंदावन है, अयोध्या है। आप कहीं की भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आप मेरे से पर्सनली मिलना चाहें, वेल एंड गुड, नहीं मिल सकते, किसी और शहर से हैं, आ नहीं सकते हैं, तो हम जूम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपना पर्पस एक बार मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको अकॉर्डिंगली जब भी कंफर्टेबल होऊंगा आपको उसका आंसर करूंगा। बाकी मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि हमारा कनेक्शन ना यकीनन एक और स्टोरी बनाएगा, ठीक है, स्टोरी दैट विल बी कॉल्ड टुगेदर, वी आर ऑल टुगेदर। वो कहते हैं ना, फैमिली इज ऑल टुगेदर, लव टुगेदर, प्लेस टुगेदर। तो हमारी भी एक कमर्शियल जिसे कहते हैं कि स्टोरी बनेगी, ठीक है ना, हमारी भी एक ऑफिशियल स्टोरी बनेगी। हो सकता है आप एक्स शहर से हैं और मेरा कनेक्शन आपसे होता है, दैट विल मेक अनदर स्टोरी। आप वाई शहर से हैं और आपका हमारा कनेक्शन बनता है। और आज की डेट में देखिए, रियल एस्टेट जो है ना, वो कहीं ना कहीं किसी स्पेसिफिक शहर तक नहीं रह गया, ठीक है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, वो अपने ऑफिस में बैठे हैं एंड दे आर कॉलिंग ऑन द फोन एंड दुबई में प्रॉपर्टी बेच देते हैं, बिकॉज क्योंकि डेवलपर आज की डेट में ऐसे शोज लेके आ रहे हैं। और आपको एक चीज और बताऊं मैम, मेरे को जैसे 7 सेलिब्रिटी से अवार्ड मिला है, आज की डेट में डेवलपर्स भी इस क्यू में है, ठीक है ना, एंड दे आर कॉलिंग। आप ये एमवीएन ब्रांड को देखो, रिचा शर्मा से उन्होंने 2 बार जो है माता की चौकी करवाई है। आप सिग्नेचर को देखो, मिका को बुलाया है, शिल्पा शेट्टी को बुलाया है। आप इलान ग्रुप को देखो, उन्होंने सलमान खान को इनवाइट किया हुआ है, ठीक है, और इवन सोनू सूद को भी सिग्नेचर ग्लोबल ने बुलाया है। तो वर्ड डेवलपर्स आर डूइंग, दे आर कॉलिंग टू द सेलिब्रिटीज, ठीक है, सो दैट के प्रोजेक्ट का एक मोमेंटम बने, एक हाइप बने, लोगों के बीच में एक कनेक्शन बने, ज्यादा से ज्यादा उनकी एक्सपीरियंस गैलरी के ऊपर लोग रहे, कस्टमर रहे, उनका इंटरेक्शन बने, ठीक है, वो अपनी क्लैरिटी बताएं, अपनी थीम बताएं कि किस प्रोजेक्ट के साथ जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, सो दैट अच्छा वो ये भी अंडरस्टैंड कर सके कि लोगों की क्या डिमांड है, ठीक है ना, उस डिमांड के हिसाब को कैटर करते हुए वो उनकी चीजों को पूरा करें। तो रियल एस्टेट आज के डेट में बहुत इजी हो गया, ठीक है, बशर्ते कि हम फॉलो करें कि हम किसी ब्रांड के साथ जाएं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट को डीपली अंडरस्टैंड करें, देखें, समझें, कनेक्शन बनाएं और उसको इन सब चीज़ों को लेकर कैरी ऑन करें, तो डेफिनेटली हम एक बहुत अच्छी जर्नी बनाएंगे। देखिए, मैं लीस्ट इतना ही बोलना चाहूँगा, मे दिस क्रिसमस ब्रिंग्स लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, ठीक है, ब्रिंग लॉट ऑफ स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में अथाह खुशियां आए, ऐसी मेरी कामना है। और इस क्रिसमस पे एक कामना ये भी है कि अगर ये मेरा पॉडकास्ट आप तक पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात भी हो, ठीक है, लेट्स हैव अ टी टुगेदर। एक बार हम लोग बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ फ्यूचर के प्लान। और देखिए, आज इस त्योहार के ऊपर ना मैं थोड़ा सा भावुक भी हो रहा हूँ, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैंने एक जब छोटा था और आज भी अपने बच्चे को भी देखता हूँ, तो स्कूलों में एक एक्सरसाइज होती है फिलिंग द ब्लैंक्स। 2 शब्द आगे लिखे होते हैं, 2 पीछे, और बीच में आपको भरना होता है। हमारा जीवन भी इसी तरीके से ही है,
कि फीलिंग ना, नो वन इज परफेक्ट हियर, राइट। कोई भी परफेक्ट नहीं है। आपकी कोई कमी है उसे मैं पूरा कर दूं, मेरी कोई कमी है उसे आप पूरा कर दें, और यही जीवन है। एक दूसरे को पूरा करते 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 एक कारवा बना के हम लोग आगे चल दे तो दूर वाली मंजिल भी हमें नजदीक दिखाई देती है, ठीक है ना। तो वो मंजिल, और देखिए मंजिल किसी की भी हो, चाहे आपकी या मेरी, लेकिन अगर हम उसे मिल के हासिल करेंगे ना, तो उसे उन तालियों की गड़गड़ाहट का मजा ही अलग होगा, उस मंजिल की खुशी ही अलग होगी, बिल्कुल। ठीक है ना। तो उस मंजिल को पाते वक्त हम सब एक साथ होंगे तो मजा लगेगा। और लीस्ट बस इतना ही बोलना चाहूंगा, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर एंड मेरी क्रिसमस। थैंक यू। और थैंक यू सो मच दीपक सर, काफी अच्छा लगा जहां हमने स्टोरी भी, फेस्टिवल भी और साथ में प्रॉपर्टीज के कुछ ऐसे सवाल जो हमारी ऑडियंस हमेशा जानना चाहती है उनको कवर अप किया। उसके लिए अगेन थैंक यू सो मच। अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है सबसे पहले तो ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। अब आता है कि आपके भी बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कौन सा लोकेशन अच्छी है, या फिर प्रॉपर्टी से डिटेल में कोई भी बात है जो आप जानना चाहते हैं, आपको नहीं पता है, आप कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं या डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसे सर ने पॉडकास्ट के दौरान अपना नंबर दिया है। आप परेशान मत होइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको नंबर भी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट कॉल कर कर भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जान सकते हैं कि आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी प्रॉपर्टी में करना चाहिए। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक सही सुझाव देंगे जहां आप सही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू।